स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू वेदांतु क्लास 11th एंड 12th, जहाँ पे आज हम सॉल्व करने वाले हैं थर्मोडायनेमिक्स, जो आपका क्लास 11th का चैप्टर है, उसके सारे के सारे क्वेश्चंस। तो इस चैनल पे हम करवाते हैं आपकी सीबीएसई बोर्ड की तैयारी। और सभी को पता है कि सीबीएसई बोर्ड की तैयारी के लिए थ्योरी तो आनी चाहिए, पर थ्योरी से ज़्यादा क्या आना चाहिए, एनसीईआरटी की एक्सरसाइजेस कैसे सॉल्व करते हैं वो, क्योंकि मोस्ट क्वेश्चंस वहीं से आते हैं, उसी प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। केवल एनसीईआरटी की बैक एक्सरसाइजेस भी कर ली तो काफ़ी चैप्टर आपका क्लियर हो ही जाता है। तो हम शुरू करते हैं 5.1 क्वेश्चन से। आज इस वीडियो में सारे क्वेश्चन थर्मोडायनेमिक्स से सॉल्व करेंगे, जल्दी जल्दी लेट्स डू इट। तो सबसे पहला क्वेश्चन पे चलते हैं। पहला क्वेश्चन है चूज द करेक्ट ऑप्शन। आपसे पूछा गया है कि एक थर्मोडायनेमिक स्टेट फंक्शन क्या होता है, इसके बारे में पूछा है। तो स्टेट फंक्शन बच्चा वो होता है जो केवल सब्सटेंस की किसकी जो केवल किस पे डिपेंड करता है, केवल इनिशियल और फाइनल स्टेट पे डिपेंड करता है। इनिशियल एंड फाइनल स्टेट ऑफ द सिस्टम पे डिपेंड करता है। फाइनल स्टेट ऑफ द सिस्टम, सिर्फ इसी पे डिपेंड करता है आपका क्या, आपका एक स्टेट फंक्शन। ठीक है, तो इसका मतलब हुआ कि जो स्टेट फंक्शन है, आपने जो पाथ लिया है उसके इंडिपेंडेंट होता है। क्या होता है? पाथ के इंडिपेंडेंट होता है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब हुआ कि जैसे मुझे एक बीकर का प्रेशर कम करना है, तो चाहे मैं धीरे धीरे करके कम करूं या फिर मैं एकदम से कम कर दूं, मैटर क्या करेगा कि इनिशियल पहले क्या वॉल्यूम था और बाद में क्या वॉल्यूम है, बस इसी पे डिपेंड करेगा। या फिर पहले क्या प्रेशर था, बाद में क्या प्रेशर है, सिर्फ इसी पे डिपेंड करेगा। तो ये नहीं डिपेंड करता कि आपने धीरे धीरे करके वॉल्यूम कम किया है या एकदम से कर दिया, या प्रेशर आपने एकदम से इंक्रीज करा या धीरे धीरे करके करा, डजंट मैटर। पाथ पे डिपेंड नहीं करता, पाथ कैसा भी लो, पाथ इंडिपेंडेंट होता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो गया? इसका आंसर हो गया आपका नंबर सेकंड, हुज वैल्यू इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ। इसके कुछ एग्जांपल्स बता देती हूँ, जैसे प्रेशर हो गया, वॉल्यूम हो गया, टेम्परेचर हो गया। ये सारे क्या है? ये सिस्टम की स्टेट बताते हैं ये फंक्शन, और ये सारे होते हैं स्टेट फंक्शन जो केवल इनिशियल और फाइनल स्टेट पे डिपेंड करते हैं। समझ गए? चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन है आपका, फॉर द प्रोसेस टू अकर अंडर एडियाबैटिक कंडीशन। एडियाबैटिक का क्या मतलब होता है? एडियाबैटिक आते ही समझ लीजिए कि आपकी वॉल्स कैसी हैं, जिसमें सिस्टम एंड सराउंडिंग के बीच में, सिस्टम एंड सराउंडिंग के बीच में क्या नहीं होता? नो हीट एक्सचेंज, नो हीट एक्सचेंज पॉसिबल। ऐसे होते हैं आपके एडियाबैटिक सिस्टम। हीट एक्सचेंज नहीं होता, मतलब Q की वैल्यू होती है 0। सिर्फ इन्हीं सिस्टम्स को कहा जाता है एडियाबैटिक सिस्टम्स। और इसका आंसर फिर इससे हो गया नंबर 3। आया सभी को समझ? ठीक है, सिस्टम और सराउंडिंग्स के बीच में कोई हीट एक्सचेंज नहीं होता। अब चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन है, एंथैल्पीज ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन द स्टैंडर्ड स्टेट आर। स्टैंडर्ड स्टेट में सभी की एंथैल्पीज क्या होती है? हमेशा बच्चा याद रखना, जो भी स्टैंडर्ड मतलब कि उसकी जो रॉ फॉर्म है, एलिमेंट जैसा अकेला कहीं पे प्रेजेंट है, स्टैंडर्ड मतलब अकेला एटम कहीं प्रेजेंट है, तो उसकी एंथैल्पी हमेशा होती है बच्चा 0। एंथैल्पी ऑफ ऑल एलिमेंट्स, सभी एलिमेंट की एकदम रॉ अकेला स्टेट में होती है 0। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है आपका इंटरनल एनर्जी का चेंज ऑफ कंबशन दे रखा है। किसकी इंटरनल एनर्जी दे रखी? कंबशन की ऑफ मीथेन इज -x किलो जूल। मतलब आपने मीथेन का कंबशन कराया, कैसे कराओगे? मीथेन को ऑक्सीजन में बर्न करवाया तो आपका क्या मिलेगा? CO2 मिलेगा, प्लस आपको मिलेगा 2 वाटर मॉलिक्यूल्स। ये रिएक्शन दिया हुआ है। इस रिएक्शन का आपको बताया हुआ है कि इसका इंटरनल एनर्जी ऑफ कंबशन कितना है? -x किलो जूल पर मोल। ये दिया हुआ है आपको क्वेश्चन में। आपको पूछा है डेल्टा H क्या होगा। क्या पूछा है कि डेल्टा H की वैल्यू क्या होगी? क्या वो इंटरनल एनर्जी के बराबर होगी, या उससे ज्यादा होगी, या उससे कम, या 0? अब ये कैसे निकालेंगे? तो आपको इन दोनों के बीच का रिलेशन पता होना चाहिए इस सवाल का जवाब देने के लिए। इन दोनों के बीच का रिलेशन ये होता है कि डेल्टा H इज इक्वल्स टू डेल्टा U प्लस डेल्टा NGRT, ये होता है। ठीक है, अब Ng क्या है? चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, ये सब क्या है? गैसियस। ये भी गैस है, ये भी गैस है, ये भी गैस है, और ये भी गैस है। ठीक है, अब इनके नंबर ऑफ मोल्स में कितने चेंज है? देखो, प्रोडक्ट साइड में कितने मोल्स है? टोटल मोल्स है यहाँ पे 3, और यहाँ पे टोटल मोल्स है 2। इसका मतलब डेल्टा N की वैल्यू कितनी होगी? डेल्टा N है मेरा 1। ठीक है, प्रोडक्ट के मोल्स माइनस रिएक्टेंट के मोल्स करेंगे तो डेल्टा N 1 आ गया। तो आपका डेल्टा H की वैल्यू क्या है? अब डेल्टा U पुट कर देती हूँ, यहाँ पे है -x दी हुई है, प्लस
आर टी। अब डेल्टा एच की वैल्यू क्या है? अब देखो मैं आर टी में से कुछ माइनस कर रही हूँ, इंटरनल एनर्जी माइनस कर रही हूँ। इसका मतलब क्या हुआ? इसका ये मतलब हुआ कि डेल्टा एच की वैल्यू इज लेस देन योर इंटरनल एनर्जी। हुआ कि नहीं हुआ? सिंपल सा क्वेश्चन है, इसका बस यही मतलब हुआ कि जो डेल्टा एच है वो लेस देन है आपका डेल्टा यू से। इजी पीजी, यही आपका आंसर होगा। यहाँ पे एक और बार लिख देती हूँ, जो आपका डेल्टा एच है विल बी लेस देन योर डेल्टा यू। दिस इज द आंसर। ठीक है, अब हम फिफ्थ क्वेश्चन पे चलते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन है आपका एंथैल्पी ऑफ कंबशन किसका दे रखा है? मीथेन। कंबशन की एंथैल्पी दे रखी ग्रेफाइट एंड डाइहाइड्रोजन रिस्पेक्टिवली। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CH4 निकालनी है। क्या निकालनी है पहले वो मैं लिख देती हूँ। निकालना क्या है? फॉर्मेशन ऑफ CH4। फॉर्मेशन कैसे होगी CH4 की? अगर मैं कार्बन जो कि होता है आपका सॉलिड स्टेट का, किससे रिएक्शन करवा दूंगी? हाइड्रोजन से, हाइड्रोजन गैस से, उससे बनाना है मुझे CH4 मॉलिक्यूल। ये हो गई फॉर्मेशन, ये हो गई फॉर्मेशन। और हाइड्रोजन के 2 मोल्स चाहिए होंगे मुझे ये बनाने के लिए। इसका आपको क्या निकालना है? इसकी निकालनी है एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन इसकी क्या होगी और क्या क्या दिया हुआ है ये अब मैं इस नीचे लिख देती हूँ। नीचे देखो क्या क्या दिया हुआ है आपको। दिया हुआ है एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ मीथेन। मीथेन का कंबशन करा देती हूँ। यहाँ पे लगाया मैंने मीथेन। CH4 प्लस O2 का कंबशन अगर मैं करवाती हूँ तो मेरे पास 2O2 लगेगा टू फॉर्म CO2 प्लस 2H2O। इसके एंथैल्पी ऑफ कंबशन दी हुई है आपको कुछ -890.3। ठीक है, इसकी कुछ दी हुई है। ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई। सेकंड इक्वेशन है एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ ग्रेफाइट। ग्रेफाइट होता है सॉलिड का, अगर मैंने ऑक्सीजन से रिएक्शन करवाया तो केवल और केवल CO2 बनता है। ठीक है, इसकी भी कुछ दी हुई है आपको। और थर्ड रिएक्शन जो दी हुई है वो है आपको कंबशन किसका दिया हुआ है? वो दिया हुआ है आपको डाइहाइड्रोजन का। अब डाइहाइड्रोजन का अगर मैंने कंबशन करवा दिया तो 2 यहाँ पे लगेंगी मेरे को। ये गैस है, ये भी गैस है, ये भी गैस है, ये हर जगह लिख देना। ये भी गैस है, ये भी गैस है, और ये भी गैस है, और ये भी गैस है। ठीक है, इसका जब कंबशन कराया तो बनेगा केवल और केवल वाटर मॉलिक्यूल। 2 वाटर मॉलिक्यूल्स बनेंगे जो कि गैसियस स्टेट में होंगे। इन सब की आपको क्या दी हुई है बच्चा? आपको दी हुई है इनकी कंबशन की वैल्यूज जो क्वेश्चन में है। अभी आपको ये बतानी है कि ये कैसे फॉर्म होगा CH4। अब मुझे क्या क्या चाहिए? अब मुझे क्या क्या चाहिए? एक एक इक्वेशन देखो। ये जो CH4 है ये मुझे कहाँ पे चाहिए? ये फर्स्ट इक्वेशन में आपका है रिएक्टेंट साइड पे, पर मुझे चाहिए कहाँ? ये प्रोडक्ट साइड पे। तो मुझे इतना पता चल गया कि पूरी इक्वेशन से ये वाली इक्वेशन को मुझे माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे ये कहाँ चाहिए? उल्टी साइड में चाहिए ना। अभी तो रिएक्टेंट पे है, मुझे प्रोडक्ट साइड में चाहिए, तो ये इक्वेशन को मुझे माइनस करना पड़ेगा। दूसरा है कार्बन, मुझे इसी साइड चाहिए, इसी साइड है। ठीक है, और कितना? एक ही कार्बन चाहिए, तो ये इक्वेशन सेम ही रहेगी। ये सेकंड इक्वेशन है। और जो थर्ड इक्वेशन है उसमें क्या है? 2 हाइड्रोजन चाहिए, यहाँ पे भी 2 हाइड्रोजन है। ठीक है, और 2 वाटर मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं। ये भी पूरी की पूरी सही इक्वेशन दी हुई है। दी हुई है बच्चा? दी हुई है कि नहीं दी हुई? और मुझे कितने मोल्स चाहिए यहाँ पे? 2 हाइड्रोजन के। तो ये वाली इक्वेशन का जो भी है इसको इंटू 2 करना पड़ेगा, इंटू 2 करना पड़ेगा। ठीक है, अब मैं इसको सॉल्व करती हूँ। सॉल्व कैसे करेंगे? सॉल्व ऐसे करेंगे कि मुझे चाहिए डेल्टा हीट ऑफ फॉर्मेशन किसकी चाहिए? CH4 की चाहिए। तो मुझे क्या क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले था कंबशन, डेल्टा H कंबशन किसका? कंबशन ऑफ कार्बन। कार्बन का, ग्रेफाइट का जो कंबशन है वो। ठीक है, वो पहले मैंने लिख दिया। उसके बाद मुझे इसमें ऐड करनी पड़ेगी 2 डेल्टा H कंबशन ऑफ हाइड्रोजन। किसकी? हाइड्रोजन की। हाइड्रोजन की कंबशन है ना यहाँ पे हो रही है, इसको मुझे क्या? ट्वाइस करना पड़ेगा। माइनस मुझे क्या करना पड़ेगा? माइनस मुझे करना पड़ेगा डेल्टा। ये वाली जो चीज है मुझे उस साइड चाहिए इक्वेशन के, तो फर्स्ट इक्वेशन मुझे माइनस करनी पड़ेगी। फर्स्ट इक्वेशन क्या थी? CH4 का कंबशन। किसका? CH4 का कंबशन था कि नहीं? CH4 का कंबशन यहाँ पे लिख देती हूँ, CH4 का कंबशन डेल्टा H। ठीक है, अब बस यहाँ पे सारी वैल्यूज पुट कर दो। डेल्टा H C का क्या था? डेल्टा H ऑफ C ये रहा
8.5 किलो जूल प्लस करना है 2 इंटू क्या है ऑफ हाइड्रोजन का है 285, ये माइनस में, सब माइनस में, माइनस मत लगाना भूलना, माइनस 285.8 किलो जूल। और इससे क्या माइनस करनी है आपको, फॉर्मेशन कंबशन ऑफ CH4 वो है आपकी 890.3 किलो जूल। क्या है, माइनस करना है मुझे इसमें से, क्या यहाँ पे नीचे लिख रही हूँ, माइनस करना है मुझे 890.3, यहाँ पे भी माइनस आ जाएगा 3 किलो जूल। ठीक है, बस इतनी सी इक्वेशन हो गई। अब जब इस सबको सॉल्व कर लेंगे तो आएगा आपका आंसर माइनस 74.8 किलो जूल पर मोल। आया सभी को समझ, आया सभी को समझ। तो ये क्या है आपकी एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CH4 है। तो इसका आंसर क्या हो गया, इसका आंसर हो गया माइनस 74.8 विच इज योर फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। आया समझ, इजी था, काफी इजी था। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है आपका 5.6 का क्वेश्चन। 5.6 में पूछा है, आपके पास एक रिएक्शन दी हुई है, ठीक है। इस रिएक्शन में पाया गया, देखो इस रिएक्शन में क्या है, प्लस A प्लस B से बन रहा है C प्लस D, ये रिएक्टेंट ये प्रोडक्ट है, और साथ में क्या निकल रही है, हीट। Q का क्या मतलब है, हीट निकल रही है। इसका मतलब एक ऐसा रिएक्शन हुआ, एक्सोथर्मिक हुआ कि नहीं, हीट रिलीज हो रही है, हीट दी नहीं है प्रोडक्ट में, तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और इसका एक्सोथर्मिक का क्या मतलब होता है कि डेल्टा H क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। और आपको दी हुई है पॉजिटिव एंट्रोपी, डेल्टा S क्या दिया हुआ है, पॉजिटिव दिया हुआ है। तो रिएक्शन विल बी पॉसिबल व्हेन, कब रिएक्शन पॉसिबल होगा, रिएक्शन पॉसिबल होने के लिए कंडीशन क्या चाहिए, डेल्टा G चाहिए मुझे नेगेटिव, ये तो सभी को पता है, नेगेटिव होना चाहिए ताकि मेरा रिएक्शन क्या हो, स्पॉन्टेनियस हो, या फिर मेरा रिएक्शन क्या हो, पॉसिबल हो, है ना। ये तो मुझे चाहिए ही चाहिए। तो डेल्टा G की क्या वैल्यू होती है, डेल्टा G का इक्वेशन होती है डेल्टा G इज इक्वल टू डेल्टा H माइनस T डेल्टा S। अब मेरा H क्या है, ऑलरेडी नेगेटिव है ना, नेगेटिव है, और मेरा डेल्टा S क्या है, पॉजिटिव है। तो ऐसी कंडीशन में जब डेल्टा H क्या है, नेगेटिव, एंट्रोपी हो बढ़ रही है और एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, तो आपका रिएक्शन हर टेम्परेचर पे पॉसिबल होगा। पॉसिबल एट एनी टेम्परेचर इज द आंसर। क्या है इसका आंसर, पॉसिबल एट एनी टेम्परेचर। समझ गए, क्योंकि डेल्टा H अगर नेगेटिव है और डेल्टा S पॉजिटिव है, तो हर टेम्परेचर से कोई भी टेम्परेचर डाल दो, सब पे रिएक्शन होगा ही होगा। ठीक है, क्योंकि ये क्या है, मेन कंडीशन है किसी स्पॉन्टेनियस रिएक्शन को होने के लिए कि डेल्टा H होना चाहिए नेगेटिव और डेल्टा S होना चाहिए पॉजिटिव। याद रखो ये बात। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है 5.7। ये क्वेश्चन पूछ रहा है, इन अ प्रोसेस 701 जूल ऑफ हीट इज एब्जॉर्ब्ड बाय अ सिस्टम एंड 394 जूल ऑफ वर्क इज डन बाय द सिस्टम। एक एक चीज, एक एक वर्ड पे क्या करना है, फोकस करना है। हीट ऑब्जॉर्ब हुई है, ऑब्जॉर्ब हुई है का मतलब डेल्टा H आपका पॉजिटिव है, पॉजिटिव है, ठीक है, मतलब कि एंडोथर्मिक रिएक्शन है। और बाय अ सिस्टम एंड वर्क इज डन बाय द सिस्टम, और उसने वर्क सिस्टम ने किया है, ना कि सिस्टम पे किया। अगर मैं सिस्टम हूं तो मैंने वर्क किया है, मुझे किसी ने वर्क मुझ पे नहीं किया, मैंने किया है, मतलब मैंने रिलीज किया है वर्क करके आउटसाइड। तो वर्क आपका यहाँ पे क्या होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए। क्या होना चाहिए बच्चा, नेगेटिव होना चाहिए। ठीक है, आपको पूछा गया इंटरनल एनर्जी में क्या चेंज होगा। तो इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला लिख देते हैं। इंटरनल एनर्जी होता है डेल्टा U इज इक्वल टू Q प्लस W। Q क्या है, आपकी हीट है, W क्या है, आपका वर्क है। ठीक है, V, और देखो डेल्टा U की वैल्यू बहुत आसान हो गई, Q की वैल्यू लिख देते। हीट एब्जॉर्ब हुई है तो 701 क्या है, पॉजिटिव है, पॉजिटिव है तो 701 जूल लिख दिया, प्लस वर्क किया गया है, किया गया है कि वर्क हो गया नेगेटिव, नेगेटिव वर्क हुआ तो यहाँ आएगा माइनस 394 जूल्स। ठीक है, तो इसको जब मैं करती हूँ तो मेरा आंसर कितना आता है, मेरा आंसर आता है 307 जूल्स। इतना आपने पॉजिटिव, इंटरनल एनर्जी क्या आई है, पॉजिटिव आई है। ठीक है, तो इंटरनल एनर्जी चेंज है आपका 307 जूल्स का। इजी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है 5.8। 5.8 कह रहा है आपको कुछ रिएक्शन दी हुई साइनेमाइड की,
साइनामाइड है ये, उसकी जब डाइऑक्सीजन से रिएक्शन करवाती हूँ एक बॉम्ब कैलोरीमीटर में, तो डेल्टा यू इंटरनल एनर्जी चेंज दिया हुआ है -742.7 एट रूम टेम्परेचर। कैलकुलेट करनी है एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन एट 298, अगेन सेम ही टेम्परेचर पे कैलकुलेट करनी। तो ये आपको क्या दिया हुआ है, रिएक्शन दिया हुआ है, और इसकी आपको क्या दी हुई है, इसकी आपको क्या दी हुई है, डेल्टा यू दिया हुआ है। और क्या कैलकुलेट करना है, ये पता होना चाहिए, कैलकुलेट करना है डेल्टा एच, यही तो पूछा है। एंथैल्पी चेंज पूछा है, और आपको डेल्टा यू इंटरनल एनर्जी दे रखा है। अब इन दोनों के बीच का रिलेशन लिख दो, डेल्टा एच और डेल्टा यू के बीच का क्या होता है, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी। होता है कि नहीं होता, होता है ये। अब डेल्टा एन जी में क्या है, डेल्टा एन जी में चाहिए मुझे नंबर ऑफ, डेल्टा एन जी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, तो कैसे लिखते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट का सम, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस सम ऑफ द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट, ये होता है इसका फॉर्मूला। अब प्रोडक्ट्स में कितने मोल है, नाइट्रोजन का 1 मोल है, कार्बन डाइऑक्साइड का 1 है, और H2O क्या है, लिक्विड है। लिक्विड के मोल्स नहीं काउंट होते, केवल और केवल गैसियस मोल्स काउंट होते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो प्रोडक्ट में 2 मोल्स हैं और रिएक्टेंट में 3/2 + 1, 3/2 + 1 होते हैं 1.5, -1.5 करूंगी तो 0.5 आपके क्या आ गए, मोल्स का चेंज आ गया। डेल्टा एन जी 0.5 मोल्स आ गए आपके पास। अब कुछ नहीं करना, सब कुछ इस इक्वेशन में पुट कर देना। इक्वेशन क्या थी, डेल्टा एच इज इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी। आर की वैल्यू क्या है, आर की वैल्यू हमें पता है 8, आर होता है गैस कांस्टेंट जिसकी वैल्यू होती है 8.314 इंटू 10⁻³ किलो जूल्स में दे रखी है, तो ये भी किलो जूल्स में लिख देते, किलो जूल्स पर मोल पर केल्विन। ये आर की वैल्यू होगी। टेम्परेचर आपको दिया हुआ ही है 298 केल्विन, 298 केल्विन लिख दिया। सब वैल्यूज पुट कर दो डेल्टा एच कैलकुलेट करने के लिए। तो डेल्टा यू की वैल्यू कितनी आ गई, डेल्टा यू की वैल्यू बच्चा आपकी आ गई, डेल्टा यू की वैल्यू दी हुई है -742.7 किलो जूल प्लस 0.5 इंटू क्या करना है, आर टी 8.314 इंटू टी करना है 298। ये सबको सॉल्व करूंगी तो डेल्टा एच की वैल्यू बच्चा कितनी आ जाएगी, -741.5 किलो जूल पर मोल। इतनी आ गई आपकी डेल्टा एच की वैल्यू। उसका मतलब कि नेगेटिव आया, मतलब एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, मतलब एनर्जी रिलीज हो रही है, समझ गए। नेगेटिव का मतलब ये होता है, ये सब चीजें समझनी है क्वेश्चन करते वक्त। अब 5.9 पे आ गए हैं हम। 5.9 है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ किलो जूल्स ऑफ हीट नेसेसरी टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 60 ग्राम एल्यूमिनियम फ्रॉम 35 डिग्री टू 55 डिग्री सेल्सियस। मोलर हीट कैपेसिटी दे रखी है आपको 24 जूल पर मोल पर केल्विन। अब आपको इसमें क्या कैलकुलेट करना है, हीट कैलकुलेट करनी है। क्या कैलकुलेट करनी है, हीट। उसका फॉर्मूला क्या होता है, उसका फॉर्मूला होता है MC डेल्टा टी। M क्या है, मास ऑफ सब्सटेंस, मास या फिर मोल्स भी ले सकते हैं, मोल्स ले लो, मास ले लो, ठीक है। तो हम यहाँ पे आज क्या लेने वाले हैं, हम मोल्स लेने वाले हैं, ठीक है। मोल्स ले लेंगे, मोल्स ले लेते हैं। C क्या होता है आपका, C होता है आपका जो भी हीट कैपेसिटी दे रखी है, टेम्परेचर का चेंज। बहुत इजी हो गया, सब कुछ दे ही रखा है, सिर्फ मोल्स कैलकुलेट करने। मोल्स कैलकुलेट करने तो आते हैं, क्या होता है, गिवन मास अपॉन मोलर मास। क्या होता है, तो N नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेते हैं। क्या होता है, गिवन मास है 60 ग्राम, एल्यूमिनियम का मोलर मास कितना होता है 27, कितना होता है 27। तो इतने मेरे मोल्स आ गए, इतने मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम आ गए, मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम। अब बस इसको इक्वेशन में पुट कर दो, Q इज इक्वल्स टू 60/27 इंटू हीट कैपेसिटी कितनी दी हुई है बच्चा, हीट कैपेसिटी है 24 इंटू टी कितना है, डेल्टा टी देखो 35 से आप 55 में जा रहे हो, तो डेल्टा टी कितना हो गया 20 केल्विन, 20 डिग्रीज का चेंज आ रहा है ना, 20 केल्विन हो गया। तो Q का आंसर आपका कितना आ गया, 1.07 किलो जूल, 1.07 किलो जूल इज योर आंसर।
ठीक है, इजी था, एक फॉर्मूला लगाया और पूरा का पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया, इतना सा ही क्वेश्चन था। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है आपका कैलकुलेट करना है एंथैल्पी चेंज। फिर से आपको डेल्टा एच निकालना है। ऑन फ्रीजिंग 1 मोल ऑफ वाटर एट 10 डिग्री सेल्सियस टू आइस एट -10 डिग्री सेल्सियस, डेल्टा एच ऑफ फ्यूजन दे रखा है एट 0 डिग्री सेल्सियस, सीपी दे रखी है, हीट कैपेसिटी दे रखी है लिक्विड की, और हीट कैपेसिटी दे रखी है सॉलिड वाटर मतलब आइस की। दोनों की क्या दे रखी है आपको, हीट कैपेसिटीज दे रखी हैं। ठीक है, अब आपको टोटल एंथैल्पी चेंज निकालना है। आपको ये पता होना चाहिए, क्या पता होना चाहिए कि जो टोटल एंथैल्पी चेंज होगा वो कैसे होगा, टोटल एंथैल्पी चेंज। टोटल एंथैल्पी चेंज क्या होगा इसका, टोटल एंथैल्पी चेंज होगा बच्चा जैसे कि सबसे पहला एनर्जी इन्वॉल्व्ड, सबसे पहला क्या है, कितना, आप क्वेश्चन समझो, क्वेश्चन है कि 1 मोल मेरे पास क्या है, पानी है। ठीक है, चेंज फ्रीजिंग 1 मोल पानी को पहले मैंने 1 मोल पानी है पहले मेरे पास 10 डिग्री पे, चीज समझ गए, मेरे पास 1 मोल में पानी है इसमें 1 मोल पानी है कितना, 10 डिग्री सेल्सियस पे। इस 10 डिग्री सेल्सियस पानी को मैंने क्या किया, इस 10 डिग्री सेल्सियस पानी को पहले मैंने 0 डिग्री पे फ्रीज किया। 0 डिग्री पे क्या हुआ, 0 डिग्री पे पहले ये लिक्विड स्टेट में है, फिर वापस से 0 डिग्री पे क्या होगा, ये 0 डिग्री पे ही है पर अब ये आइस में कन्वर्ट हो गया सॉलिड स्टेट। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, फ्यूजन। इस प्रोसेस को बोलते हैं फ्यूजन। लेटेंट हीट यहाँ पे लगती है। और चौथा प्रोसेस क्या होगा, चौथा प्रोसेस होगा 0 डिग्री से यही सेम पानी -10 डिग्री सेल्सियस पे लेके जाना है। किस पे, -10 डिग्री सेल्सियस पे लेके जाना है। तो ये 4 स्टेप का प्रोसेस है। तो सबसे पहला प्रोसेस क्या है कि जब मुझे पानी को 10 डिग्री से 0 डिग्री सेल्सियस पे लाना है, जब मैं 10 डिग्री से 0 डिग्री सेल्सियस पे ला रही हूँ, उसका क्या मतलब है कि मैं पानी को, है ना, पहला प्रोसेस तो ये होगा। इस प्रोसेस में मुझे कौन सा लगेगा, सीपी लगेगा आपको लिक्विड का, किसका लगेगा, H2O जो भी लिक्विड है ना, तो CpH2O लिक्विड का यहाँ पे लगेगा। Cp जो भी क्या है, Cp क्या होती है, मोलर हीट कैपेसिटी। तो हीट कैपेसिटी जो भी वाटर, कौन से वाटर की है, लिक्विड वाटर की, क्योंकि अभी तक दोनों लिक्विड स्टेट में, ये भी लिक्विड है ये भी लिक्विड है। ठीक है, अब क्या हो रहा है, जब वो 0 डिग्री सेल्सियस पे लिक्विड बन गया, लिक्विड बन के अब 0 डिग्री पे ही क्या होगा, वो सॉलिड में चेंज हो रहा है, एकदम इसका स्टेट ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। तो यहाँ पे जो हीट होती है, इस हीट को क्या बोलते हैं, हीट ऑफ फ्यूजन, जो कि दे रखी है आपको क्वेश्चन में। ये है आपकी डेल्टा हीट फ्यूजन की, किसकी, डेल्टा हीट फ्यूजन। अब क्या होगा, अब 0 डिग्री जो आइस बन गया, सॉलिड का मतलब आइस, वही आइस अब और भी फ्रीज करने वाले हो आप। ये भी आपका क्या है, सॉलिड स्टेट की आइस है -10 डिग्री पे। अब यहाँ पे क्या होगा, अब आपको चाहिए यहाँ पे की हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर ऑफ सॉलिड स्टेट, H2O सॉलिड। इतना क्वेश्चन समझ आया कि यहाँ पे कौन सा, हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर ऑफ लिक्विड स्टेट यूज हो रहा है, यहाँ पे डेल्टा H फ्यूजन और यहाँ पे Cp ऑफ सॉलिड स्टेट, ये S है, ये S है। इतना समझ आया कि ये 4 स्टेप में ये क्वेश्चन होगा। 4 स्टेप समझ आए, 4 स्टेप्स नहीं, ऐसे 3 ही है पर 4 बीकर्स बना रखे मैंने, तो मतलब 3 ही स्टेप्स है। इतना समझ आया। अब मैं टोटल एंथैल्पी चेंज यहाँ पे लिख देती हूँ, टोटल यहाँ पे लिख देती हूँ, एंथैल्पी चेंज कितना होगा, कितना हो गया, सबसे पहले था Cp, देखो ये एक एक करके चल रही हूँ। सबसे पहले ये है Cp ऑफ कौन सा, Cp ऑफ लिक्विड वाटर, Cp ऑफ लिक्विड वाटर प्लस, है ना, डेल्टा H का क्या होता है फॉर्मूला, डेल्टा H क्या होता है, N Cp डेल्टा T, है ना। इसी में सब कुछ पुट करती जा रही हूँ। N तो मेरा 1 है क्योंकि यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 1 मोलर वाटर, तो M तो मैंने ले लिया 1, तो 1 हटा दिया, तो Cp लिया पहले H2O लिक्विड वाटर का, इसको इंटू किया डेल्टा T से। डेल्टा T क्या है, 10 डिग्री से 0 डिग्री पे आ रहे तो आपका 10 केल्विन का डेल्टा T हो गया, यहाँ पे इंटू 10 कर दिया। प्लस क्या करना है, प्लस करना है आपको डेल्टा हीट ऑफ फ्यूजन, फ्यूजन दे रखी है आपको 6.03 किलो जूल। अब ये डेल्टा हीट ऑफ फ्यूजन कैसी होगी बच्चा, डेल्टा हीट फ्यूजन में क्या हो रहा है, लिक्विड से सॉलिड स्टेट में जा रहा है, मतलब कि हीट एनर्जी क्या हो रही है, रिलीज हो रही है। रिलीज होगी तभी तो ठंडा होएगा ना, ठंडा होने के लिए हीट देनी थोड़ी पड़ती है, हीट निकलती है बाहर। तो डेल्टा हीट ऑफ फ्यूजन हमेशा क्या होती है, नेगेटिव होती है। तो ये वैल्यू को आप नेगेटिव वैल्यू पुट कर दो। नेगेटिव वैल्यू कितनी दे रखी है, -6.03 इंटू 10 to the power -3 जूल, समझ गए।
3 क्योंकि किलो जूल में वैल्यू दे रखी है, सेम किस में होनी चाहिए, यूनिट्स में, ये सब जूल की वैल्यूज है इसीलिए, ठीक है। डेल्टा हीट ऑफ फ्यूजन, ये क्या है, डेल्टा हीट ऑफ फ्यूजन है जो हमेशा नेगेटिव ली है मैंने। अब इसमें क्या ऐड करना है, अब इसमें मुझे ऐड करनी है ये तीसरी क्वांटिटी जो कि है Cp ऑफ सॉलिड H2O। Cp ऑफ सॉलिड H2O कितना हो गया, यहाँ पे दिया हुआ है आपको, तो यहाँ पे लिख देती हूँ CpH2O सॉलिड। बस इतना ही टोटल एंथैल्पी होगा। सबकी वैल्यूज पुट कर दो। H2O लिक्विड की है 75.3, इतनी ही है 75.3, और ये भी क्या होगी, ये भी क्या होगी माइनस में, क्यों, क्योंकि क्या हो रहा है, ठंडी हो रही है चीज, जब ठंडी हो रही है तो हीट एनर्जी रिलीज हो रही है ना, तो ये भी माइनस में, फिर इंटू करना है आपको 10, इंटू करना है 10 प्लस माइनस का 6.03 इंटू 10⁻³ प्लस फिर से ठंडा ही हो रहा है तो वापस से माइनस में हीट आएगी, तो यहाँ पे लिख देती हूँ -36.8 जूल्स आ गया। तो इससे मेरा टोटल एंथैल्पी चेंज कितना आएगा, टोटल एंथैल्पी चेंज ये सब ऐड उड करके आता है -151 किलो जूल पर मोल। दिस इज योर आंसर। साइंस का बहुत ध्यान रखना, क्योंकि चीज़ें ठंडी हो रही थी तो हमने सारी की सारी प्रॉपर्टीज क्या ली हैं, इसकी नेगेटिव में ली है, ठीक है। ये तो 1 मोल है, ये हमने पता चल गया। अब देखो 10 डिग्री का चेंज हो रहा है तो डेल्टा टी भी पता चल गया, पता चला कि नहीं चला, हाँ यहाँ पे डेल्टा टी तो मैंने लिखा ही नहीं, यहाँ पे एक और डेल्टा टी आएगा, यहाँ पे फिर से इंटू 10 होगा, ठीक है, ठीक है। अब देखो, अब ये जो Cp है ये क्या हो रहा था, मैंने क्या बताया था, यहाँ पे ठंडा हो रहा है तो ये भी नेगेटिव होगी वैल्यू Cp की, ठंडी हो रही है तो ये नेगेटिव होगी। सिमिलरली ये वाली Cp फिर से और ठंडा हो रहा है तो ये भी वैल्यू क्या होगी आपकी, नेगेटिव होगी। तो ये सारी कैसी वैल्यूज आएंगी, नेगेटिव वैल्यूज आएंगी। आई होप समझ आया होगा, थोड़ा सा हॉच पॉच हो गया है बट मैंने अच्छे से समझाया है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी तो नहीं था, पर हाँ काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जानी चाहिए ये क्वेश्चन पढ़ के, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 11। ये 11 क्वेश्चन क्या कहता है देखते हैं। एंथैल्पी ऑफ कंबशन दी हुई है फिर से कार्बन की टू CO2, मतलब कि कार्बन की कंबशन वैल्यू दे रखी है वापस से, क्या CO2 बन रहा है तो इसकी दे रखी है -393.5 किलो जूल पर मोल। कैलकुलेट द हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ 35.2 ग्राम ऑफ CO2। अच्छा, आपको दे रखा है कि जब अभी मुझे ये बताओ कि जब आपको 35.2 ग्राम CO2 का वो निकालना है, क्या निकालना है, हीट अब कितनी रिलीज हो रही है। इसने दे रखा है कि जब एक मोल कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, क्या लिखा हुआ है, एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ कार्बन टू CO2। तो जब ये वाला रिएक्शन होता है इसमें क्या है, 1 मोल कार्बन से 1 मोल CO2 बन रहा है कि नहीं बन रहा। 1 मोल CO2 के कितना मोलर मास होता है, 1 मोल CO2 का कार्बन का एटॉमिक मास है 12 प्लस ऑक्सीजन का एटॉमिक मास है 16, कितनी ऑक्सीजन है 2, तो कार्बन डाइऑक्साइड का मोलर मास हो जाता है आपका 44 ग्राम। कितना हो गया बच्चा, 44 ग्राम हो गया कि नहीं हो गया, 44 ग्राम आपका मोलर मास हो गया। इसका मतलब ये है कि 44 ग्राम CO2 जब मुझे चाहिए, जब फॉर्म हो रहा है 44 ग्राम CO2 जब फॉर्म हो रहा है तो -393.5 किलो जूल की हीट निकल रही है। अब आपसे पूछा है कि -35.2 ग्राम CO2 बनाने के लिए कितनी हीट की जरूरत है। तो सिंपल यूनिटरी लगाओ ना, तो मैं लिख देती हूँ कि 35.2 ग्राम CO2 बनाने के लिए मुझे चाहिए -393.5 अपॉन 44 इंटू 35.2, ठीक है। इतनी मुझे चाहिए हीट एनर्जी, जिससे मेरा आंसर कितना आता है, इससे मेरा आंसर आता है बच्चा माइनस का 314.8 किलो जूल पर मोल। आया समझ, इतना इजी क्वेश्चन था कि 44 ग्राम के लिए तो मुझे इतनी हीट लग रही है, तो फिर 35.2 ग्राम CO2 बनाने के लिए कितनी हीट लगेगी, इतना सा ही सवाल था। अब चलते हैं आपके 12th क्वेश्चन पे। 12th क्वेश्चन है एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, N2O, N2O4 ये रिस्पेक्टिवली दी हुई है। फाइंड करनी है रिएक्शन, इस रिएक्शन की क्या एंथैल्पी होगी, इस रिएक्शन की डेल्टा H वैल्यू क्या होगी, ठीक है, ठीक है। तो अब आपको क्या पता होना चाहिए, आपको ये पता होना चाहिए कि
इसकी डेल्टा एच रिएक्शन कैसे निकालते हैं, सबसे पहले डेल्टा एच फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट्स, ये इसका वो होता है प्रोडक्ट्स का जो भी फॉर्मेशन का पूरा सम है डेल्टा एच का, प्लस पूरा समेशन ऑफ फॉर्मेशन माइनस यहाँ पे आएगा माइनस, 1 सेकेंड, यस, माइनस होगा फॉर्मेशन डेल्टा एच फॉर्मेशन किसका, ऑफ योर रिएक्टेंट। ये सिंपल सा फॉर्मूला लगाना है, कुछ भी नहीं करना है। रिएक्शन का डेल्टा एच क्या होता है, डेल्टा एच फॉर द रिएक्शन होता है जितना भी प्रोडक्ट के फॉर्मेशन की हीट लग रही है माइनस कर दो रिएक्टेंट के फॉर्मेशन की हीट, ठीक है। अब फॉर्मेशन ऑफ हीट आपको सबकी दे रखी है, देखो CO की भी दे रखी है, ये रहा CO, CO2 की भी दे रखी है, N2O की भी दे रखी है और N2O4 की भी दे रखी है, बस सबको ऐड करके माइनस करना है। तो अब मैं लिख देती हूँ यहाँ पे क्या करना है, प्रोडक्ट्स कौन कौन से, N2O और CO2 है, N2O प्रोडक्ट्स हैं आपके, यहाँ पे लिख देती हूँ रिएक्शन N2O4 प्लस 3CO से बन रहा है N2O प्लस 3CO2, ठीक है। आपको CO2 की फॉर्मेशन कितनी दे रखी है, CO2 की दे रखी है -393, और ये कितने हैं, -393 एक की दे रखी है तो इंटू 3 कर देना है। N2O की फॉर्मेशन दे रखी है आपको कितनी, N2O की दे रखी है 81 यहाँ लिख दिया। कार्बन मोनोऑक्साइड की कितनी दे रखी है आपको, -110 पर कितनी यूज हो रही है, 3, तो इंटू 3 कर दूं। सिमिलरली N2O4 की फॉर्मेशन दे रखी है आपको कितनी, 9.7, तो यहाँ पे 9.7 आ जाएगा। अब क्या करना है, इनको तो ऐड कर देना है और इनसे माइनस कर देना है, इतना सा ही काम करना है, ठीक है। अब जब मैंने इनको ऐड किया और इसको माइनस किया तो क्या आंसर आएगा मेरे पास, बीच में माइनस का साइन है तो डेल्टा हीट ऑफ रिएक्शन कितनी आ जाती है आपकी, -777.7 किलो जूल पर मोल। इतना सा ही क्वेश्चन था, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है आपका एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, ये तो कर लिया, 13th क्वेश्चन। 13th है N2H2 प्लस अमोनिया का फॉर्मेशन दे रखा है और इसकी हीट ऑफ रिएक्शन दे रखी है इतनी, तो स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया गैस कितनी होगी। जैसे ही स्टैंडर्ड आ गए, जैसे ही स्टैंडर्ड एंथैल्पी का मतलब है कि आपको 1 मोल अमोनिया अगर फॉर्म होगा, 1 मोल अमोनिया फॉर्मेशन के लिए कितनी डेल्टा एच लगेगा वो पूछा गया है। तो आपको 2 मोल का दे रखा है, ये देखो 2 मोल का अगर दे रखा है तो 1 मोल का इसका आधा होगा ऑब्वियसली। 2 मोल अमोनिया NH3 के लिए कितना डेल्टा एच लग रहा है आपको, -92.4 किलो जूल। तो 1 मोल के लिए कितना लगेगा, 1 मोल अमोनिया के लिए कितना लगेगा, सिर्फ इसको डिवाइड कर दो 2 से, जिससे आपका आंसर कितना आ जाएगा, इससे आपका आंसर आ जाएगा -46.2 किलो जूल पर मोल। इतना आसान सा क्वेश्चन था, -46.2 किलो जूल पर मोल, ये आपका आंसर हो गया, इजी। अब चलते हैं 14th पे। 14th में पूछा गया है आपसे, क्या पूछा गया है कि कैलकुलेट करनी है आपको फॉर्मेशन, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मीथेनॉल फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। मीथेनॉल का फॉर्मेशन पूछा गया और ये सब दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है कि मीथेनॉल का कंबशन, ग्रेफाइट का कंबशन और हाइड्रोजन का कंबशन आपको दिया हुआ है, ये सब चीजें आपको दी हुई है। और आपसे क्या पूछा है, आपसे पूछा है कि मीथेनॉल कैसे बनेगा। तो मीथेनॉल बनाने के लिए मैं रिएक्शन लिख देती हूँ। मीथेनॉल कैसे बनता है, एक तो मुझे कार्बन चाहिए सॉलिड, प्लस मुझे क्या चाहिए, हाइड्रोजन चाहिए, H2O लिख दूँ, H2O लिख देती हूँ, प्लस 2H2O, ठीक है, प्लस क्या होगा हाफ O2, ये सब मिलके बनेगा CH3OH, ठीक है। ये आपकी रिएक्शन होगी, ये गैसियस है, ये भी गैसियस है और ये भी गैस, ये लिक्विड है। मीथेनॉल लिक्विड होता है, ये तो सभी को पता है। तो ये है, तो ये आपकी रिएक्शन हो गई, ठीक है। अब ये रिएक्शन पहले लिख ली। अब ये जानना है कि इन तीनों, ये नंबर 1 इक्वेशन, नंबर 2 इक्वेशन, नंबर 3 इक्वेशन, इन तीनों इक्वेशन को यूज करके मैं कैसे ये 4th इक्वेशन मान लेते हैं, ये 4th इक्वेशन ला सकती हूँ। कैसे ला सकती हूँ, बहुत ही इजी है। बहुत इजी कैसे है, बहुत इजी इस प्रकार है कि अगर देखो मुझे CH3OH कहाँ चाहिए,
कहाँ चाहिए मुझे, प्रोडक्ट साइड में चाहिए, पर यहाँ पे कहाँ है, रिएक्टेंट साइड में। तो ये इक्वेशन को तो मुझे माइनस करना ही पड़ेगा, ये तो माइनस में आएगी, ठीक है। अब दो इक्वेशन कौन सी ऐड करनी पड़ेगी, कार्बन एंड वाटर वाली, कार्बन एंड वाटर भी चाहिए मुझे। तो वापिस से ये वाली इक्वेशन में मुझे क्या चाहिए, माइनस में चाहिए कि नहीं चाहिए, दो इक्वेशन चाहिए मुझे माइनस में। फॉर्मेशन ऑफ वाटर, सॉरी फॉर्मेशन ऑफ वाटर तो दिया हुआ ही है, तो माइनस में नहीं चाहिए क्योंकि फॉर्मेशन ऑफ वाटर दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, फॉर्मेशन ऑफ वाटर, ये कंबशन दिया हुआ है, ये दिया हुआ है फॉर्मेशन ऑफ वाटर। तो फॉर्मेशन ऑफ वाटर आपको एक वाटर का दिया हुआ है, तो इसको इंटू 2 कर देना है। फिर ग्रेफाइट, ग्रेफाइट का अब मुझे क्या चाहिए, फॉर्मेशन ऑफ वाटर ले लिया, इंटू 2 कर दिया, और मुझे ग्रेफाइट का दिया हुआ है इतना, ठीक है। तो ग्रेफाइट का मुझे कार्बन इधर ही चाहिए, तो ये पॉजिटिव ही रहेगा, ठीक है। तो कंबशन ऑफ कार्बन हो गया, तो इसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी, अगर मुझे हीट फॉर्मेशन किसकी चाहिए, CH3OH की, तो इक्वेशन आपकी इन द लास्ट हो जाएगी कि मुझे पहले तो कंबशन ऑफ क्या चाहिए, ग्रेफाइट, ग्रेफाइट का कंबशन, प्लस में उसमें क्या करूंगी, ये वाली वैल्यू लिख दी, प्लस मुझे करना है 2, अब ये वाटर मॉलिक्यूल बना देना, ये वाले वाटर मॉलिक्यूल बना देना, प्लस टू फॉर्मेशन ऑफ डेल्टा हीट फॉर्मेशन ऑफ H2O, इतना चाहिए होगा। फिर उसके बाद मुझे क्या चाहिए होगा, मुझे माइनस करना पड़ेगा डेल्टा हीट किसकी ये वाली रिएक्शन की, ये पूरी रिएक्शन की मुझे माइनस करनी पड़ेगी। तो ये आपका इक्वेशन बन गई। अब ये सब पुट कर देती हूँ मैं, डेल्टा H फॉर्मेशन किसका चाहिए, CH3OH का, किसका चाहिए, CH3OH का। तो सब वैल्यूज कुछ नहीं करिए, पुट करी हूँ, डेल्टा H कंबर्शन का -393 दिया हुआ, वही लिख देती हूँ यहाँ पे, -393। उसके बाद आपको क्या है, प्लस करना है 2 फॉर्मेशन ऑफ H2O, +2 करना है फॉर्मेशन ऑफ H2O, कर देती हूँ। H2O की फॉर्मेशन कितनी दी हुई है, कितनी दी हुई है आपको, -286, प्लस इसमें से मुझे माइनस करना है -726, तो यहाँ पे कर देती हूँ, यहाँ पे लिख देती हूँ -726, ठीक है। ये आपकी इक्वेशन हो गई। अब आप ये सब करोगे तो आपकी फॉर्मेशन ऑफ CH3OH आएगी -239 किलो जूल पर मोल, ये आएगी, ठीक है। कुछ नहीं किया, इसको क्या किया, इसको इंटू 2 कर दिया, इसको इंटू 2 कर दिया, और उसको इससे माइनस कर दिया इंटू 2। अब देखो आप एक बार ऐड करके खुद से देखो, ये मैं ऐड करूंगी तो क्या बनेगा, C+H2 बनेगा कि नहीं, एक सेकेंड अच्छे से बताती हूँ मैं आपको, इरेजर एक नेक्स्ट पेज से बताती हूँ ताकि आप कभी समझ आ जाए, समझ आनी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे क्या करना है, इसको किया था मैंने इंटू 2, क्यों किया एक और बता देती हूँ, बात क्या बता रही हूँ। यहाँ पे देखो इन दोनों को मैं ऐड कर रही हूँ, पहले कौन सी इक्वेशन, ये वाली इक्वेशन को और ये वाली इक्वेशन को ऐड कर रही हूँ। तो यहाँ पे क्या आएगा, C+H2 प्लस हाफ, और ये कितना हो गया 3/2 O2 हो गया कि नहीं हो गया, हो गया। अब यहाँ पे क्या बन रहा है आपका, यहाँ पे बन रहा है CO2 प्लस H2O, ठीक है। अब इनको इंटू 2 भी करना था, वो तो मैंने किया नहीं इंटू 2 भी करना था, तो ये हो गया, यहाँ पे 2 आ गया, यहाँ पे ये चला गया 3O2, और यहाँ पे 2H2O, ये वाली इक्वेशन आ गई आपकी, आ गई। अब क्या करना है, इस इक्वेशन को इस इक्वेशन में से माइनस करना है, इस इक्वेशन में से माइनस करूंगी तो क्या क्या मिलेगा, क्या क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा अब इसको इसमें से माइनस करना है, तो CO2 से CO2 तो कैंसिल हो जाएगा, हो गया कैंसिल, CO2 से CO2 तो हो गया कैंसिल, H2O से H2O भी हो गया कैंसिल, ठीक है। आपके पास क्या बचा, ये तीनों चीजें बची, क्या क्या बचा, C+2H2 प्लस 3O2 में से माइनस करेंगे तो कितने O2 बचे आपके पास, आपके पास बचा हाफ O2 बचा, हाफ O2, और यहाँ पे आ गया आपके पास CO2, नहीं वो तो चला ही गया, यहाँ पे आएगा केवल और केवल CH3OH, ठीक है। ये आपकी इक्वेशन होगी जो हमें चाहिए थी, सिंपली आ चुकी है, समझ गए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15th क्वेश्चन। 15th क्वेश्चन में पूछा गया, कैलकुलेट द एंथैल्पी चेंज फॉर द प्रोसेस
वापस से क्या निकालना है, डेल्टा H निकालना है। आपको क्या दिया हुआ है, CCl4 से C और Cl बन रहा है, मतलब CCl4 का ब्रेकेज एंथैल्पी इसी की निकालनी है, इसी की निकालनी है कि जब CCl4 की बॉन्ड तोड़ूंगी तो क्या कितनी एंथैल्पी रिलीज होती है, और बॉन्ड एंथैल्पी बिटवीन C एंड Cl, मतलब कि जब इस बॉन्ड को तोड़ूंगी तो कितनी एनर्जी लगेगी, ये आपको निकालना है। जब CCl4 को तोड़ूंगी तो कितनी एनर्जी लगेगी, और एक CCl बॉन्ड में कितना एनर्जी होता है वो भी निकालना, निकाल लेंगे, बहुत ही आसान है। तो CCl4 का पहले वेपराइजेशन की दी हुई है, फिर फ्यूजन की दी हुई है, फिर आपको ये ए क्या है, एटमाइजेशन, और फिर एटमाइजेशन। ठीक है, समझ गए क्या क्या दिया हुआ है, आपको दिया हुआ है, इसको मैं आपको आसान भाषा में लिख के बताती हूँ। वेपराइजेशन का क्या मतलब हुआ, पहली चीज बता रही हूँ। पहली चीज का मतलब हुआ कि CCl4 लिक्विड स्टेट में है, वो जब CCl4 से सॉलिड स्टेट में गैसियस स्टेट में बन रहा है। वेपराइज का ये मतलब है ना, लिक्विड से गैसियस स्टेट में जाना। तो ये आपको वेपराइजेशन ऑफ CCl4 की वैल्यू दे रखी है, और आपको दे रखी है फॉर्मेशन ऑफ CCl4, मतलब फॉर्मेशन की वैल्यू दे रखी है। यहाँ पे कितनी दे रखी है फॉर्मेशन की वैल्यू, देखो दे रखी है C+4Cl, ऐसी बनेगा। इसकी दे रखी है आपको वैल्यू CCl4, इसकी दे रखी है ये वाली। फिर है एटमाइजेशन ऑफ कार्बन। कार्बन का एटमाइजेशन क्या होता है, कि इसका क्या मतलब है, मैं नीचे लिख देती हूँ। एटमाइजेशन ऑफ कार्बन की वैल्यू मैं यहाँ लिख रही हूँ। इसका मतलब होता है कि कार्बन जो सॉलिड स्टेट में है वो जब गैसियस स्टेट में कन्वर्ट होता है तो वो एटम के फॉर्म में निकला ना, उसको बोलते हैं एटमाइजेशन। अब सिमिलरली एटमाइजेशन ऑफ Cl2, इसका क्या मतलब है कि जो Cl2 की गैस है, जो Cl2 गैस है उसको अलग अलग कर रहे हो, तोड़ के 2 Cl एटम्स कर रहे हो, इसको बोल रहे हो आप एटमाइजेशन। समझ गए? तो ये सब की वैल्यू आपको दे रखी है। यहाँ पे रिएक्शन समझ आए कि किस किस रिएक्शन की क्या क्या वैल्यूज दे रखी है। अब देखो नेक्स्ट चीज क्या है, नेक्स्ट चीज आपकी ये है एंथैल्पी चेंज फॉर द गिवन प्रोसेस, और इसके लिए एंथैल्पी चेंज क्या होगी ये निकालना है। तो हमें क्या करना है, कुछ नहीं करना, ये इक्वेशन 1 दे देती हूँ, ये 2, ये हो गई 3 और ये हो गई 4। ठीक है, अब क्या करना है, इक्वेशन 2 में आपको इक्वेशन 2 क्या है, ये वाली नहीं, इक्वेशन 3 में आपको क्या करना है, ओके 2 इंटू इक्वेशन 3, आपको ये वाला रिएक्शन कैसे ना कैसे लेके आना है ना। तो ये देखो ये कैसे आएगा, इक्वेशन 2 में प्लस करना है आपको इक्वेशन 3 प्लस 2 इंटू इक्वेशन, कौन सी ये इक्वेशन है जो ब्रैकेट में लिख रही हूँ, थर्ड इक्वेशन में इक्वेशन 2 को इंटू करना है आपको, इक्वेशन 3 है जो Cl का एटमाइजेशन हो रहा है, जो कि है आपकी इक्वेशन 4। ठीक है, उसमें आपको क्या करना है, अब आपको माइनस करनी है इक्वेशन कौन सी, 1। इक्वेशन 1 है आपकी कौन सी, CCl4 से ये वाली इक्वेशन 1, और क्या करना है आपको, और आपको माइनस करनी है इक्वेशन 4 जो कि है आपकी C+Cl, इक्वेशन 2। ये इक्वेशन 2 है, इक्वेशन 1 है। ठीक है, ये ऐसे आपका निकलेगा, आप अपनी कॉपी में करके देख लेना, यही इसका फाइनल सोल्यूशन होगा। तो थर्ड इक्वेशन में क्या है, थर्ड इक्वेशन है 715 किलो जूल की, प्लस करना है आपको 2 इंटू फोर्थ इक्वेशन है 242 लिख दिया यहाँ पे, माइनस करना है फर्स्ट इक्वेशन 30.5, माइनस करनी है सेकेंड इक्वेशन, क्या करनी है, सेकेंड इक्वेशन है आपकी 135.5 किलो जूल। तो इससे आपकी एंथैल्पी चेंज फॉर द प्रोसेस कितना आ जाएगा, इससे आपका एंथैल्पी चेंज डेल्टा H की वैल्यू आएगी पॉजिटिव, विच इज 1304 किलो जूल पर मोल। समझ गए, इतनी आपके एंथैल्पी चेंज की वैल्यू आई है। ठीक है, अब बॉन्ड एंथैल्पी पॉजिटिव क्यों आई है, क्योंकि किसी भी चीज को तोड़ रही हूँ ना, यहाँ पे तोड़ने के लिए तो एनर्जी देनी पड़ती है, तो पॉजिटिव आ गई। जब ये पॉजिटिव आई
तो अब क्या निकालना है, किसकी आई है, डेल्टा H, जब मैं CCl4 को ब्रेक कर रही हूँ, CCl4 को, तो CCl ऐसा मॉलिक्यूल होता है, 4 बॉन्ड्स है, मतलब कि ये चारों बॉन्ड को तोड़ने के लिए मुझे इतनी एनर्जी लग रही है। तो एक बॉन्ड, केवल और केवल एक बॉन्ड को तोड़ने के लिए कितनी लगेगी, तो इजी है, एक बॉन्ड, तो फिर मैं यहाँ लिख देती हूँ, एक बॉन्ड को तोड़ने के लिए बॉन्ड एंथैल्पी किसकी, सिर्फ 1 CCl बॉन्ड की क्या होगी, जो भी आंसर आया था अपॉन 4, 1304 आया था, 1304 अपॉन 4 करेंगे तो इससे आएगी आपकी कितनी, 326 किलो जूल पर मोल। मतलब कि पूरी 4 Cl बॉन्ड तोड़ने के लिए अगर इतनी लग रही है तो एक को तो अपॉन 4 ही लगेगी। इजी मैथ्स है, सिंपल मैथ्स है, केवल इतना ही किया। अब चलते हैं 16th क्वेश्चन पे। पूछा है एक आइसोलेटेड सिस्टम है आपके पास जिसका इंटरनल एनर्जी चेंज कितना है, 0 इंटरनल एनर्जी चेंज है, तो डेल्टा एस क्या होगा। तो जब भी बच्चा आइसोलेटेड सिस्टम होता है जिसमें इंटरनल एनर्जी का चेंज कितना है, 0 है, अगर इंटरनल एनर्जी चेंज 0 है तो डेल्टा एस हमेशा क्या होगा, उसका पॉजिटिव होगा। क्या होगा, पॉजिटिव। इसका क्या मतलब हो गया, डेल्टा एस पॉजिटिव क्यों होगा, तभी तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगा ना, अदरवाइज कैसे होगा, तभी रिएक्शन स्पॉन्टेनियस हो पाएगा अगर डेल्टा एस क्या होगा, पॉजिटिव होगा। इसका ये मतलब हुआ कि जैसे मेरे पास एक रूम है, ये रूम क्या है, एकदम आइसोलेटेड है, कुछ इसके सराउंडिंग से एक्सचेंज नहीं हो सकता। जब सराउंडिंग से एक्सचेंज नहीं हो रहा तो इंटरनल एनर्जी का चेंज कितना होगा, 0 होगा। इंटरनल एनर्जी चेंज 0 है, इसका मतलब इस रूम में अगर मैंने मतलब एकदम से एक होल किया, उस होल में से धीरे धीरे गैस छोड़ रही हूँ, है ना, तो इस रूम का वॉल्यूम तो इंक्रीज हो रहा है, मतलब डिसऑर्डर इंक्रीज हो रहा है ना, पर इंटरनल एनर्जी चेंज क्या हो रहा है, 0। तो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए हमेशा डेल्टा एस कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव ही होना चाहिए। ठीक है, अब चलते हैं 17th क्वेश्चन पे। 17th क्वेश्चन है कि एक रिएक्शन दी हुई है 2A + B से बन रहा है C, इसका डेल्टा H दिया हुआ है 400 किलो जूल पर मोल, डेल्टा S दिया हुआ है 0.2 किलो जूल पर केल्विन पर मोल। ठीक है, अब आपको बताना है कि कौन से टेम्परेचर पे रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगा, कंसिडरिंग कि डेल्टा H और डेल्टा S कांस्टेंट है टेम्परेचर रेंज में। ठीक है, तो आपको क्या बताना है, स्पॉन्टेनियस के लिए मुझे क्या चाहिए, डेल्टा जी चाहिए, नेगेटिव, पहली कंडीशन। डेल्टा जी की इक्वेशन क्या होती है, डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, ये होती है। आपको निकालना है टेम्परेचर कि कौन से टेम्परेचर पे रिएक्शन क्या होगी, स्पॉन्टेनियस होगी, यही निकालना है। ठीक है, तो टेम्परेचर निकालने के लिए मैं क्या कर सकती हूँ, मैं ये कर सकती हूँ, सबसे पहले T यहाँ लिख दिया, इस इक्वेशन को थोड़ा चेंज करके डेल्टा H माइनस डेल्टा G इज अपॉन 1 डेल्टा, ऐसे लिख सकती हूँ। टेम्परेचर निकालना है मुझे तो टेम्परेचर की वैल्यू यहाँ लिख दी। अब ये निकालने के लिए मैं करती हूँ एट इक्विलिब्रियम पे क्या कंडीशन होती है, डेल्टा G हो जाता है 0। तो इक्विलिब्रियम पे मैं निकालती हूँ पहले टेम्परेचर कि जब ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम कंडीशन पे आएगा तब कितना टेम्परेचर होना चाहिए, है ना, उसके बाद मैं निकाल सकती हूँ कि कब स्पॉन्टेनियस होगा। मैंने मान लिया कि इक्विलिब्रियम पे है ये रिएक्शन, तो डेल्टा जी ले लिया 0। तो अब ये सारी वैल्यू यहाँ पुट कर देती हूँ, T इज इक्वल्स टू क्या हो गया, डेल्टा H अपॉन डेल्टा S, बिकॉज डेल्टा जी क्या था, 0 था। ठीक है, अब जब मैंने ये पुट किया तो यहाँ पे वैल्यूज पुट करते थे, डेल्टा H दी हुई है आपको 400 और डेल्टा S दी हुई है 0.2, इससे आपका डेल्टा T की वैल्यू आ गई है 2000 केल्विन। मतलब कि रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे कब होगा, 2000 केल्विन पे, एट इक्विलिब्रियम रीच करेगा जब रिएक्शन 2000 केल्विन पे होगा। इसका मतलब कि टेम्परेचर कैसा होना चाहिए, ग्रेटर देन 2000 केल्विन फॉर डेल्टा जी टू बी नेगेटिव। मतलब रिएक्शन को स्पॉन्टेनियस होने के लिए 2000 केल्विन से ज्यादा टेम्परेचर होगा तभी रिएक्शन होगा स्पॉन्टेनियस। कैसे निकाला, इक्विलिब्रियम पे अगर इतना है तो इससे ज्यादा करते ही रिएक्शन हो जाएगा पॉजिटिव। क्या हो जाएगा, रिएक्शन होगा स्पॉन्टेनियस, डेल्टा जी हो जाएगा नेगेटिव। समझ गए, इतना आसान सा क्वेश्चन था। अब चलते हैं 18 पे। 18 पे दिया हुआ है कि 2 क्लोरीन मॉलिक्यूल जुड़ के, 2 क्लोरीन एटम जुड़ के एक मॉलिक्यूल क्लोरीन का गैस का बना रहे हैं, तो इसमें डेल्टा H और डेल्टा S का साइन क्या होगा। वेरी इजी कैसे है कि अब क्या हो रहा है, यहाँ पे
यहाँ पे क्योंकि दो मॉलिक्यूल, यहाँ पे एक Cl एटम है और एक और Cl एटम अलग अलग है, ये दोनों जुड़ के क्या बना रहे, एक मॉलिक्यूल बना रहे क्लोरीन गैस का। तो मतलब क्या हो रहा है, यहाँ का डेल्टा एस तो क्या हो गया, डिक्रीज हो गया, हुआ कि नहीं हुआ, तो डेल्टा एस तो हो गया आपका नेगेटिव, क्योंकि यहाँ पे 2 मोल्स थे, यहाँ पे 1 ही मोल है, तो डेल्टा एस तो डिक्रीज हो रहा है ना, डिक्रीज हो रहा है, नेगेटिव हो गया। और डेल्टा एच क्या हो रहा है, क्योंकि बॉन्ड बन रही है, तो जब भी बॉन्ड बनती है फॉर्मेशन हो रहा है, क्या हो रहा है, फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड हो रही है, क्योंकि बॉन्ड बन रही है, तो डेल्टा एच बॉन्ड फॉर्मेशन में हमेशा नेगेटिव रहता है, तो दोनों की वैल्यूज नेगेटिव है, डेल्टा एस की भी और डेल्टा एच की भी, दोनों की दोनों वैल्यूज हो गई नेगेटिव। ठीक है, इजी क्वेश्चन था फिर से। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है आपका, अब फिर से रिएक्शन दी हुई है, 2 A के मोल्स है, 1 B का मोल है, उससे 2 D के मोल्स बन रहे हैं, इंटरनल एनर्जी का चेंज आपको दिया हुआ है और डेल्टा एस का चेंज दिया हुआ है। आपसे पूछा है डेल्टा G क्या होगा फॉर द रिएक्शन, कैलकुलेट डेल्टा G एंड प्रेडिक्ट कि ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियसली होगा कि नहीं होगा, बस इतना सा क्वेश्चन है। तो हमें कौन सा फॉर्मूला लगाना है, सबसे पहले हमें लगाना है डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा NGRT। इससे हम क्या निकाल लेंगे, डेल्टा H की वैल्यू, जो कि बहुत जरूरी है निकालनी, है ना, क्योंकि डेल्टा G कैसे निकलेगा, वरना डेल्टा G निकालने के लिए डेल्टा H चाहिए ना। डेल्टा G क्या होता है, डेल्टा G इज इक्वल टू डेल्टा H माइनस T डेल्टा S, इसके लिए डेल्टा H निकालना पड़ेगा पहले। ठीक है, अब डेल्टा H इससे निकाल लिया, डेल्टा U की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको, और पहले Ng निकाल लेते हैं, चेंज इन मोल्स, तो डेल्टा Ng की वैल्यू कितनी हो गई, प्रोडक्ट में कितने मोल्स हैं, 2 मोल्स है, तो यहाँ 2 लिख दिया, रिएक्टेंट में 3 मोल्स है, 3 मोल्स है, तो इसमें कितनी आ गई, -1 मोल, कितना आ गया, डेल्टा N की वैल्यू हो गई -1 मोल। अब सब पुट करते थे, डेल्टा H इक्वल टू डेल्टा U की वैल्यू दे रखी है -10.5 -1 मोल दे रखा है। ठीक है, अब करना है R इंटू टी, R की वैल्यू कितनी होती है, 8.314 इंटू 10⁻³ किलो जूल्स में ना सब कुछ, इसलिए किलो जूल्स में लिख दिया, इंटू टेम्परेचर, टेम्परेचर कितना दे रखा है आपको, एट रूम टेम्परेचर है ना, क्योंकि ये देखो क्या है, स्टैंडर्ड, ये क्या, ये किसका साइन होता है, स्टैंडर्ड कंडीशन, स्टैंडर्ड कंडीशन का मतलब है 298 केल्विन, हमेशा ध्यान रखना, नहीं दिया हुआ तो ये चीज नोटिस करो, यहाँ पे भी स्टैंडर्ड का साइन है, यहाँ पे भी स्टैंडर्ड का मतलब होता है एट रूम टेम्परेचर एंड 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, इसे डेल्टा H की वैल्यू आ जाती है अपनी -12.98 किलो जूल, इतनी आ जाती है डेल्टा H की वैल्यू। इजी, डेल्टा H आ गया, अब डेल्टा G तो निकाल ही लेते, तो डेल्टा G की वैल्यू हम पुट कर देंगे, डेल्टा G होता है डेल्टा H माइनस T डेल्टा S, डेल्टा H की वैल्यू कितनी आई थी, -12.8 है ना, -12.98 माइनस T है हमारा 298 इंटू डेल्टा S दे रखा है आपको इतना -44.1, इतना सा दे रखा है। अब मैंने ये सब वैल्यूज पुट करी, तो मेरी डेल्टा G की वैल्यू, डेल्टा G नॉट की वैल्यू आती है +0.16 किलो जूल। क्या ये पॉजिटिव आई है, पॉजिटिव का मतलब है नॉट स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, नॉट स्पॉन्टेनियस, मतलब कि ये रिएक्शन नहीं होगा स्पॉन्टेनियस, क्योंकि पॉजिटिव आई है, नेगेटिव आनी चाहिए स्पॉन्टेनियस करने के लिए। करेक्ट, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है 20th क्वेश्चन। 20th क्वेश्चन है आपका, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर अ रिएक्शन इज 10। क्या दिया हुआ है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दिया हुआ है आपको 10, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है Ke से डिनोट होता है, जो कि दिया हुआ है 10। व्हाट विल बी द वैल्यू फॉर डेल्टा G नॉट, फिर से स्टैंडर्ड कंडीशन पे क्या होगी अगर R और T ये दिया हुआ है, चलो T दिया हुआ है तो हम 298 नहीं लेंगे, वही लेंगे जो दिया हुआ है ऑब्वियसली। ठीक है, तो डेल्टा G की एक और इक्वेशन होती है -2.303 RT ln लॉग हो जाएगा अब तो, क्योंकि 2.303 लगा दी, लॉग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ठीक है, जो भी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, यहाँ सारी वैल्यूज पुट कर देते हैं, सब तो दिया हुआ है, इतना इजी क्वेश्चन है, सारी वैल्यूज ही पुट करनी है। इंटू R की वैल्यू दे रखी है 8.314, ठीक है, RT की वैल्यू दे रखी है 300 और लॉग करना है आपको 10, लॉग 10 कितना होता है 1, होता है कि नहीं होता, तो आंसर कितना आएगा, यहाँ माइनस भी है तो माइनस में आंसर आता है आपका
5.744 किलो जूल पर मोल। ये किसकी वैल्यू होगी? डेल्टा जी की। डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव है, इसका मतलब रिएक्शन क्या होगा? स्पॉन्टेनियस होगा। इजी इजी। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। इसमें क्या है? थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी बतानी है NO की। गिवन क्या है आपको कि जब NO का फॉर्मेशन हो रहा है तो पॉजिटिव डेल्टा H, मतलब हीट एनर्जी देनी पड़ रही है, और जब NO2 बन रहा है, NO से NO2 बन रहा है, तो डेल्टा H ऑफ रिएक्शन नेगेटिव है। मतलब कि NO बनाने के लिए मुझे हीट देनी पड़ी। दिख रहा है? ये तो सीधा सा सपाट क्वेश्चन है, कुछ करना ही नहीं है। देखो, जब मैं NO बना रही हूँ तो मुझे हीट देनी पड़ रही है, मतलब कि हीट देनी पड़ रही है का मतलब है कि NO की एनर्जी क्या है? हायर है, हायर देन रिएक्टेंट, है कि नहीं? क्योंकि एनर्जी दी है मैंने। NO की एनर्जी हायर है, देयरफॉर NO नॉट स्टेबल, इसीलिए स्टेबल नहीं है। इसीलिए NO क्या होता है? ऑक्सीजन से रिएक्ट करके NO2 बना देता है। अब इसमें हीट एनर्जी रिलीज हो रही है, तो NO2 क्या हो गया? NO2 की हीट एनर्जी रिलीज हो रही है, तो NO2 की क्या है? लेस एनर्जी है, लेस एनर्जी की है, देयरफॉर मोर स्टेबल। इससे क्या, इसका क्या तात्पर्य निकालते हैं कि जो NO है वो कन्वर्ट हो जाता है, क्या होता है? कन्वर्ट हो जाता है NO2 में, बिकॉज NO2 इज स्टेबल, क्योंकि NO2 स्टेबल है एंड NO इज नॉट स्टेबल। समझ गए? इतना सा क्वेश्चन था। चलते हैं लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है आपका। लास्ट क्वेश्चन है कैलकुलेट करना है एंट्रोपी चेंज डेल्टा S कैलकुलेट करना है, और इन द सराउंडिंग, सिस्टम नहीं है, सराउंडिंग है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पढ़ के अच्छे से पढ़ के आंसर देना है, वरना तो खेल खत्म बच्चा। सराउंडिंग का, ना कि सिस्टम का। When 1 mole of H2O is formed, 1 मोल वाटर फॉर्म होता है अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन। क्या? स्टैंडर्ड कंडीशन में जब 1 मोल पानी फॉर्म होता है, ठीक है, तो आपको क्या दे रखा है? फॉर्मेशन ऑफ वाटर दे रखी है, डेल्टा फॉर्मेशन ऑफ वाटर कितनी दे रखी है? -286। कितनी दे रखी है? -286। मतलब कि इतनी एनर्जी निकलती है जब एक वाटर मॉलिक्यूल फॉर्म होता है। समझ गए? अगर इतनी एनर्जी निकली बच्चा, इतनी एनर्जी निकली, इसका क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब हुआ कि जब ये एनर्जी निकल के कहाँ जाएगी? सराउंडिंग में जाएगी ना। तो इसका ये मतलब हुआ कि अब ये अगर डेल्टा H इतना निकला है, तो फिर जो डेल्टा Q मतलब हीट ही है, तो Q ऑफ सराउंडिंग कितना होगा? सराउंडिंग है, सराउंडिंग कितना हो जाएगा? प्लस 286 किलो जूल। आया समझ? अगर, क्या बोल रही हूँ मैं, कि अगर फॉर्मेशन, वाटर फॉर्मेशन के लिए इतनी एनर्जी रिलीज होती है, वो रिलीज होके कहाँ गई? वो सराउंडिंग के अंदर गई। तो सराउंडिंग के अंदर गई का क्या मतलब है? पॉजिटिव हो गई सराउंडिंग के लिए। तो Q ऑफ सराउंडिंग आ गया, ठीक है। Q ऑफ सराउंडिंग आ गया, आपको टेम्परेचर निकालना है। क्या निकालना है? टेम्परेचर अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन। एंट्रोपी निकालनी है स्टैंडर्ड कंडीशन। स्टैंडर्ड कंडीशन का टेम्परेचर कितना होता है? 298 केल्विन। 1000 बार बता दिया। तो एंट्रोपी का फॉर्मूला क्या होता है? Q/T होता है कि नहीं होता? यही होता है एंट्रोपी। तो Q कितनी थी? सराउंडिंग की एंट्रोपी निकाल रही हूँ, तो यहाँ पे हीट भी सराउंडिंग की होगी, एंट्रोपी तो है ही सराउंडिंग की। तो सराउंडिंग की हीट थी प्लस 286 किलो जूल पर मोल। टेम्परेचर है आपका 298 केल्विन, है कि नहीं है? 298 केल्विन है, तो इससे डेल्टा S ऑफ सराउंडिंग कितना आ गया? डेल्टा S ऑफ सराउंडिंग आ गया बच्चा आपका 959.73 जूल पर मोल पर केल्विन। दिस इज द आंसर। इजी। तो अब हमने सारे के सारे क्वेश्चंस कर दिए खत्म। हमारा यहाँ पे थर्मोडायनेमिक्स है ना, लास्ट क्वेश्चन था, यस। तो हमने सारे क्वेश्चंस कर दिए हैं खत्म। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो फिर आपको टेलीग्राम लिंक पे प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ये सारे क्वेश्चन सॉल्व करे हैं हमने इतने से, केवल शायद 1 घंटे में पूरा का पूरा टेक्स्ट बुक ही सॉल्व कर दी। तो काफ़ी इजी आसान चैप्टर था। आई होप आपको मज़े आए होंगे और समझ भी आया होगा। मज़े एंड समझ दोनों ज़रूरी है केमिस्ट्री करते हुए। इजी क्वेश्चन थे, इजी सवाल थे। अब कोई किसी में प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए तो कॉमेंट सेक्शन में बताओ, मैं बताऊंगी कैसे सॉल्व करनी है। एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट video. Bye bye.